चल कर के जो लोग यहाँ आए हैं और इस भव्य सभा को आप लोगों ने जो एक रूप दिया है, उसके लिए मैं आप सभी लोगों को सैल्यूट करता हूं। उसके बाद आज के इस पावन दिवस ईद के ऊपर मैं तमाम इस्लाम प्रेमियों और संपूर्ण भारतवासियों को इस अवसर पर मुबारकां देता हूं। आज एक ऐसा महत्वपूर्ण दिवस है, 11 अप्रैल, जिसे दुनिया में कभी भी मिटाया नहीं जा सकता। ईद चांद के हिसाब से आती है, लेकिन ये दिन हमेशा चांद लेके आता है। इस देश को लोकतंत्रात्मक गणराज्य, इस देश को एक महान संविधान और इस देश के अंदर सदियों से चली आ रही असमानता आधारित व्यवस्था को ध्वस्त करके मानव को समान करने वाले उस महान योद्धा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 3 गुरुओं में से एक गुरु राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले का जो आज जन्मदिन है, इसकी भी मैं आप सभी लोगों को हार्दिक मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूं। शायद ये नहीं होते तो बाबा साहब नहीं होते, और बाबा साहब नहीं होते तो हम नहीं होते। इसलिए आज का जो दिन है, ये अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, जो हमारे रूटीन में आया, लेकिन बहुत ही बड़ी बात है कि आज हम राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले के जन्म जयंती पर आज से शायद 15 साल पहले इसी ग्राउंड के ऊपर हम लोगों ने राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले की जयंती मनाई थी 11 तारीख को। और आज एक चुनावी सभा को मैं एक चुनाव आयोग के द्वारा मान्यता प्राप्त एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में संबोधित कर रहा हूं। ये 15 साल का सफर जो है, वो आपको और हमको यहां दोबारा मिलने का अवसर दे रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं और हमेशा बता भी रहा हूं कि आखिर ऐसी क्या नौबत आई कि मुझे इस चुनाव लड़ने के लिए तैयार होना पड़ा। मैंने कभी भी सोचा नहीं था, कभी भी कल्पना भी नहीं की थी कि मैं चुनाव लड़ूंगा। और मैं हमेशा मंचों से कहता भी आया कि मुझे तुम्हारे वोट की पीड़ नहीं है, गरज नहीं है। लेकिन जिस तरीके से जागृति का कार्यक्रम निरंतर चल रहा था और उस निरंतर जागृति के कार्यक्रम का प्रतिफल हमें समाज में एक जागरूकता के रूप में दिखाई दिया। जब समाज के अंदर जागरूकता आई तो समाज के लोगों ने कहा कि आपने हमें जगाया है तो अब दिशा भी दो, नहीं तो तुरंत जागा हुआ आंखें मसलता मचलता कई खड्डे में भी गिर जाता है। अगर आप किसी को नींद में से जगाओ अचानक और उसे चलने को कहो तो या तो गलत दिशा में चला जाता है या फिर कहीं न कहीं टकरा जाता है। तो लोगों ने कहा समाज के कि आपने जगह दिया है तो अब दिशा भी आपको ही देनी है। मैंने प्रयास किया कि मेरे समाज के अंदर से ऐसे बहुत सारे लोग SC, ST, OBC और माइनॉरिटी में है और उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए, बट पार्टियों के प्रतिनिधि के तौर पे नहीं, जनता के प्रतिनिधि के तौर पे लड़ना चाहिए। क्योंकि हम लोकतंत्र में जी रहे हैं। ये जो लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, उसकी परिभाषा मैं आपको बता देना चाहता हूं। लोकतंत्र और गणराज्य का मीनिंग होता है जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए।
जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए। लेकिन भारत में एक बहुत ही दुखद बात कह सकते हैं कि लोकतंत्र और गणराज्य स्थापित नहीं हुआ और फिर से राजतंत्र स्थापित हुआ, जिसके अंदर पार्टियों द्वारा और पार्टियों के लिए चुना गया। इस चीज का जब हमने आकलन किया तो हमें पता चला कि हम लगातार इन समस्याओं से जूझ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। 9वीं क्लास से अगर मैं गिनूं जहां से मेरे जीवन का संघर्ष हुआ तो शायद 40 साल मुझे हो गए हैं इस संघर्ष को करते हुए। 40 साल से मैं संघर्ष कर रहा हूं। यहाँ पारूराम जी बैठे हैं, हॉस्टल में हमारे पास में आते थे। जब मैं 9th क्लास यहाँ से छोड़ के 10th क्लास में बाड़मेर में एडमिशन लिया था, मेरा संघर्ष वहां से शुरू हुआ था। तब से लेकर अब तक मैं देख रहा हूं कि मेरे समाज के साथ SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के साथ लगातार अन्याय हो रहा है, लगातार उनका शोषण हो रहा है। इसलिए इस संघर्ष को, आखिर ये संघर्ष क्यों और कब तक चलेगा? क्या हम हमारी इस युवा पीढ़ी को और आने वाली जनरेशन को ये संघर्ष विरासत में देके जाना चाहते हैं? अगर हम ये संघर्ष करते करते मर गए और यही संघर्ष हमने युवा पीढ़ी को दे दिया और युवा पीढ़ी फिर आने वाली जनरेशन को दे देगा, तो इस संघर्ष का कोई मतलब नहीं होता। जो संघर्ष रिजल्ट नहीं लाता वो बांझ होता है, उसका कोई मतलब नहीं होता। हम सदियों से संघर्ष करते आ रहे हैं और आगे भी अगर हमारी पीढ़ियों को संघर्ष ही करना है तो फिर काय की बकवास ये मंच लगाना और काय की बकवास ये इकट्ठे करना। इसलिए हमने रास्ता निकाला कि आखिर इन समस्याओं की जड़ क्या है। समस्याएं खत्म तो 26 जनवरी 1950 के दिन ही हो जानी चाहिए थी, जिस समय बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के आर्टिकल 13 के तहत ये लिख दिया था और मानने के लिए कह दिया था कि इस संविधान के लागू होने से ठीक पहले जो इस देश के अंदर सिस्टम है, रीति है, रिवाज है, कानून है, विधि है, विधान है, वो सारा शून्य हो जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि संविधान जिनके हाथों में आया उन लोगों ने संविधान के ऊपर किसी भी प्रकार का अमल नहीं किया और उसी पुराने के पुराने ढर्रे को लेकर के चलते रहे, जिसकी वजह से 75 साल गुजर जाने के बाद में भी हम उन्हीं समस्याओं से जूझ रहे हैं और उन्हीं समस्याओं के सामने खड़े। इसलिए हमने ये ढूंढा कि आखिर ये वजह क्या है। जैसे एक डॉक्टर बीमारी को ढूंढता है कि मरीज आया तो है लेकिन इसको बीमारी क्या है, वो इन्वेस्टिगेशन करता है, जांच करवाता है, एक्सरे करवाता है, ब्लड की वगैरह कई, उसके बाद वो पूछता है कि इसको बीमारी क्या है, तब उसका इलाज करता है, वो ठीक हो जाता है। हम समाज के डॉक्टर हैं, इसलिए हम जानते हैं। तो हमने ये विश्लेषण किया कि आखिर समाज की दुर्दशा क्यों हो रही है। तो हम इस नतीजे पर पहुंचे कि इस देश के अंदर, नाम मात्र के इस लोकतंत्रात्मक गणराज्य के अंदर, जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए कोई भी प्रतिनिधि आज तक नहीं गया, आज तक नहीं गया। सिर्फ और सिर्फ पार्टियों के प्रतिनिधि पार्टियों के द्वारा और पार्टियों के लिए पार्लियामेंट में गए, कोई जनता के लिए नहीं गया। शायद जनता के लिए जाता तो जनता इस हालात में नहीं होती। अगर वो जनता के लिए गया होता तो जनता को आज 5 किलो गेहूं की लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ता। अगर वे पार्टियों के प्रतिनिधि ना होकर जनता के प्रतिनिधि गए होते तो सड़कों पे लाश रख करके आपको FIR दर्ज करवाने के लिए गिड़गिड़ाना नहीं पड़ता। आपको न्याय मिलता, आपको शिक्षा मिलती, आपको रोजगार मिलता, आपको चिकित्सा मिलती और आप लोग साधन संपन्न और सुखी जीवन जीते।
ये चुनावी सभा है। चुनावी सभा में बहुत सारे चेहरे जिनको आना चाहिए था वो नहीं आए। लेकिन अगर यही कोई आंदोलन होता तो शायद इससे 20 गुना लोग भी खड़े होते। इसका मतलब क्या है, आप समझना मेरी बात को। ये बात मीडिया पर जा रही है, ये बात चुनाव आयोग तक भी जाएगी। आखिर चुनाव के समय ऐसा क्यों होता है और संघर्ष के समय ऐसा क्यों होता है? संघर्ष में 4 गुना भीड़, चुनाव में कम भीड़ क्यों होता? क्योंकि हम संघर्षों के आदी हो गए हैं, हम संघर्षों के गुलाम हो गए हैं। हम संघर्ष का समाधान नहीं करना चाहते। अगर यहां पर आ जाते तो शायद समस्या का समाधान हो जाता। हमने बहुत सारे लोगों से बातचीत की इस संबंध में। पहले तो हमने उनसे कहा कि आप चुनाव लड़ो, मैं आपके लिए तैयार हूं, आपका कैंपिंग चलाऊंगा, आपके लिए जो कुछ भी मेहनत होगी करूंगा। उन्होंने हिम्मत नहीं जुटाई और आज वे लोग एक संदेश दे रहे हैं कि ताराराम मेहना के खड़े होने से कांग्रेस को नुकसान हो रहा है। और वे ये भी संदेश दे रहे हैं कि कांग्रेस को वोट इसलिए देना चाहिए क्योंकि संविधान खतरे में है, संविधान को बचाना है तो कांग्रेस को वोट देना होगा। मैं उन लोगों तक संदेश पहुंचाना चाहता हूं, इस देश में 60 साल तक कांग्रेस ने राज किया और 90% संविधान की सत्यानाश किया। ये बात डंके की चोट पे मीडिया पे कह रहा हूं, कोई है तो आ जाए डिबेट के लिए। एक एक बात का, एक एक आर्टिकल का जवाब दे दूंगा। इस देश के अंदर संविधान का 90% सत्यानाश किया तो सिर्फ कांग्रेस ने किया। ये हमारी बर्बादी की बिल्डिंग जिसे आज कलर करने का काम बीजेपी कर रही है, ये बिल्डिंग कांग्रेस ने बनाई हुई बिल्डिंग है। हमारी ये बर्बादी की बिल्डिंग कांग्रेस ने बनाई है, बीजेपी सिर्फ और सिर्फ पुताई कर रही है और कुछ नहीं कर रही है। और कांग्रेस को भी यहां तक, बीजेपी को यहां तक लाने वाली कौन है? शायद मेरा समाज नहीं जानता कि कांग्रेस नानी है, आरएसएस मां है और बीजेपी बेटी है। ये बेटी, नानी और मां का तीनों का रिश्ता है। इसलिए कहता हूं कि हाथ और फूल हमारी भूल बहुत हो गई, अब नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस से निकलकर आरएसएस बनता है और आरएसएस से निकल करके बीजेपी बनती है या जनसंघ बनता है। कैसे कह दोगे कि खानदान के नहीं है? कैसे लोग तुम्हारा भला कर सकते हैं? किस आधार पे कह दोगे कि हमारा कांग्रेस बचाव कर लेगी? कुछ लोगों को डर लगता है कि अगर पार्टी छोड़ दी तो अनाथ हो जाएंगे, मां बाप मर जाएंगे। मैं उन लोगों से भी पूछना चाहता हूं कि जब बाड़मेर से प्रियंका चौधरी चुनाव लड़ती है, हमारी बहन पार्टी से बगावत करके चुनाव लड़ती है और हमारा समाज उसे साथ देता है, उस समय हमारी पार्टी कहां जाती है? वो जीते या हारे, दूध के धोकर के वापस ले लिए जाते हैं, घर वापसी हो जाती है। हमारी घर वापसी कब होगी? क्या वो नेता जो बगावत करके चुनाव लड़ते हैं और हमारे लोगों का, एससी एसटी ओबीसी के लोगों का खुले में इस्तेमाल करते हैं और फिर कूद करके पार्टी के पाले में चले जाते हैं? अरे अनाथ तो मेरा समाज हो रहा है, मेरे समाज को तुम अनाथ कर रहे हो। अगर फतेह खान जी वापस दूध से धुल करके अगर कांग्रेस में जा सकते हैं, अगर प्रियंका जी दूध से धुल करके अगर बीजेपी में जा सकती है, अगर सुनील परियार जी दूध से धुल करके पार्टी में वापस घर वापसी में जा सकते हैं, तो तुम्हें तुम्हारा बाप खा जाएगा कोई? तुम्हारी क्या औकात है? गरज तो उन्हें है तुम्हारे वोटों की, तुम्हें नहीं है। तुम्हारे वोटों की उनको गरज है, तुम्हें नहीं है।
वो आएंगे तुम्हारे तलवे चाटने, पैर पड़ने के लिए, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मगर हमारे समाज के अंदर कुछ ऐसे चाटुकार लोग पैदा कर दिए हैं, कुछ ऐसे लाचार और मोहताज लोग पैदा कर दिए गए हैं जो इस समाज को बेचने का काम करते हैं, और इसी वजह से शायद मेरा समाज बहुत पीछे है। बहुत सारे लोगों ने घूंघट निकाल रखा है, पार्टी वाले क्या कहेंगे, पार्टी वाले क्या कहेंगे। पार्टी वाले उनको कुछ नहीं कहते, तुम्हें कहेंगे। ये बात आपको समझनी होगी और उन दलालों से पीछा छुड़ाना होगा। अगर समाज का भला चाहते हो, समाज का कल्याण चाहते हो, संघर्ष करो, संघर्ष करो। मेरा जीतना या हारना ये महत्वपूर्ण नहीं है। मैं हमेशा जीता हुआ हूं, हमेशा जीता हुआ हूं, क्योंकि मैं आज कितने भी खतरनाक से खतरनाक दुश्मन के सामने भी झुका नहीं हूं। जो झुकता है वो हारता है ना, मैं झुका ही नहीं है तो हारा कहां से। मैं तो सदा जीता हुआ हूं, हमेशा जीता हुआ हूं। चुनाव हार जाएंगे या जीत जाएंगे ये मेरे बस में नहीं है, तो आपके बस में है। ये मेरे बस में नहीं है, ये तो आपके बस में है। मैं हारूंगा तो भी आप हराएंगे, मैं जीतूंगा तो भी आप जिताएंगे। इसलिए यहां मेरे बलबूते का नहीं है मामला। मेरे बलबूते में यह है कि मैं किसी भी अन्याय और अत्याचार के सामने घुटने नहीं टेकूंगा, नहीं टेकूंगा, नहीं टेकूंगा। ये सिर कलम हो जाएगा, कट जाएगा, लेकिन अत्याचार अन्याय के सामने झुकेगा नहीं। हम एक हैं, हम एक हैं, हम एक हैं। उन मजबूर और लाचार लोगों को मैं उन्हें कहता हूं, मजबूर और लाचार। हमारे समाज के वो लोग जो आज भी कांग्रेस और बीजेपी से चिपके हुए हैं, मैं उन्हें कहता हूं लाचार और मोहताज। वो लाचार और मोहताज क्या तुम्हारी रक्षा करेंगे बताओ? जो खुद लाचार है, खुद मोहताज है, खुद दूसरों के रहमो करम पर जी रहे हैं, उनसे तुम अपनी रक्षा की उम्मीद करोगे? हमें सबसे पहले हमारे समाज के उन दलालों को ठोकर मारनी होगी। अगर उनको ठोकर मार दी, दुश्मन धरा छाई हो जाएगा। दुश्मन की दीवार टिकी हुई है हमारे समाज के दलालों की ईंट के ऊपर। इसलिए आपको कहता हूं कि यहां वोट का मामला है, इलेक्शन का मामला है। हम लड़ रहे हैं तो हम नीतियों के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं लड़ रहे, हम किसी वर्ग के खिलाफ नहीं लड़ रहे, हम किसी जाति विशेष के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं। हम लड़ रहे हैं, नीतियों के खिलाफ लड़ रहे हैं। अक्सर मेरे बारे में लोग कहते हैं और जानते भी हैं कि ताराराम कौन सा, वो ताराराम मेहना, वो कट्टर ब्राह्मण विरोधी। मुझे कहते हैं कट्टर ब्राह्मण विरोधी वो ताराराम मेहना। मुझे कट्टर ब्राह्मण विरोधी के रूप में जाना जाता है। लेकिन आपको इस समय इस पंडाल में आपकी उपस्थिति में ये विश्वास और भरोसा दिलाता हूं कि मैं ब्राह्मणों के भी वोट ले रहा हूं। ब्राह्मण भी मुझे वोट दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वो ब्राह्मण मुझे वोट दे रहे हैं जो ब्राह्मण जानते हैं कि ताराराम ब्राह्मणों के विरोध में नहीं है, ब्राह्मणों की नीतियों के विरोध में। उनकी नीतियों के विरोध में हूं मैं, किसी व्यक्ति के विरोध में नहीं। मैं किसी बात ये नहीं कह रहा हूं कि अगर हम कोई शब्द इस्तेमाल करके ये कहें, लेकिन ब्लड और डीएनए के आधार पर ये डंके की चोट कहता हूं कि हम और राजपूत भाई हैं। अगर डाउट है तो डीएनए टेस्ट करवा ले, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। अरे हम वो के वो हैं यार। यहां पर 56 कौम के लोग बैठे हुए हैं। उन 56 कौम में भाटी है, सोलंकी है, परमार है, पंवार है, राठौड़ है, चौहान है ना।
है ना 56 कौम में, तो उन 56 कौमों में एक राजपूत भी तो कौम है, और उनमें भी पंवार, परमार, चौहान, राठौड़, वाघेला, सोलंकी है। हम भाई हैं कि नहीं है? हमें दुश्मन बना दिया गया है। हम भाई हैं, हम भाई हैं, लेकिन हमें दुश्मन इस व्यवस्था ने बना दिया है। कुछ सत्ता के उन लोभियों ने, सत्ता के उन लालची लोगों ने सत्ता पर हमेशा काबिज रहने के लिए समाज को तोड़ने का काम किया है। मैं ये नहीं कह सकता कि यहाँ दो जाट खड़े हैं, कांग्रेस से भी और बीजेपी से भी, लेकिन ज्यादा न ले सका तो 5% तो जाटों के भी वोट लूंगा, मेरे पर्सनल व्यवहार से लूंगा। मैंने अगर उनके सुख दुख में काम किया है तो लूंगा। मैं राजपूतों के भी वोट लूंगा, क्योंकि हमेशा उनके बीच में रहा हूं और उनके भी सुख दुख में काम आया हूं। उनके भी वोट लो। मुसलमानों की बात करें हम, 100% तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन बहुत अधिक संख्या में वोट ले रहा हूं। आप ये मत समझ लीजिएगा कि ताराराम के साथ कोई नहीं है। भैरूलाल जी जैसे कलेजा चीर करके आ जाते हैं, और कुछ लोग घर में बैठे बैठे कहते हैं थोड़े काऊ करना मोटी बोर्ड सही दे प्रोती हो। अब उनकी मजबूरियां है, नहीं आ सकते। मैंने कहा कोई बात नहीं, अतरो कौम है अपने बत्तो है ही। मोहल्ली रैली में आवे जिंदाबाद मुर्दाबाद करवानी जरूरत ही कोई जैसे कार करवानी कोई भैरू बाबू एक लाई गणाई। हमें हमारी जो पार्टियों की जो बात करते हैं, उन पार्टियों की नीतियां हम आपके खिलाफ है, नीतियां आपके पक्ष में नहीं है। अगर नीतियां पक्ष में होती तो 60 साल तक कांग्रेस को राज करने का मौका मिला। 60 साल कांग्रेस ने राज किया तो शायद मेरे समाज का कल्याण तो हो जाना चाहिए था। और जो 60 साल में नहीं कर पाया वो 60 महीने में कर देगा, इसकी क्या गारंटी है? 5 साल में 60 महीने होते हैं ना। अभी का जो चुनाव है 5 साल रहेगा ना। 5 साल में 60 महीने होते हैं। हमारे पुरखों ने, हमारे बाप दादाओं ने तुम्हें 60 साल का समय दिया, 60 साल में हमारा भला नहीं हुआ, अब 60 महीने में करने चले हो और संविधान बचाने चले हो। मैं तो नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन यहां लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि हमारे बहुत सारे लोगों ने मुझे ये कहा है कि कांग्रेस ही संविधान बचा सकती है। मैं उन कांग्रेस के नेताओं से सवाल करना चाहता हूं कि भारत के संविधान को बचाने की दुआई दे रहे हैं, भारत के संविधान को बचाने का हम लोगों को भरोसा दे रहे हैं। मैं उनसे पूछता हूं कि उस संविधान के आर्टिकल 1 के बारे में जानते हो? छोड़िए बाकी 395 को, 394 को छोड़ दीजिए, शायद फुर्सत नहीं होगी तो नहीं पढ़ पाए होंगे। पहला भी नहीं पढ़ा। अगर पहला ही आर्टिकल नहीं पढ़ा तो क्या खाक बचाओगे संविधान को? और अगर कहते हो कि पढ़ा है, हमने भी संविधान पढ़ा है, तो तुम्हारा हीरो, तुम्हारा लीडर मंचों पर से भारत क्यों नहीं बोलता है, हिंदुस्तान ही क्यों बोलता है? कांग्रेस प्रेमियों से मैं कांग्रेस प्रेमियों को संदेश देना चाह रहा हूं। मेरे प्रेमी तो आ गए मेरे साथ, अब मुझे किसी की पीड़ नहीं है, कोई गरज नहीं है। और जो घरों में बैठे हैं वो भी मेरे समर्थक हैं, मुझे कहीं नहीं जरूरत है। मैं तो उन लोगों को कहना चाहता हूं जो ये दुआई दे रहे हैं कि कांग्रेस संविधान बचाएगी। कांग्रेस का लीडर भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 पहले का उल्लंघन करता है और उससे तुम उम्मीद करते हो कि संविधान बचाएंगे। हिंदुस्तान शब्द संविधान विरोधी है, गैर संवैधानिक है। ये वकील लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, और भी वकील थे इधर। संविधान के पहले आर्टिकल में लिखा है इंडिया दैट इज भारत, यानी जो अब तक इंडिया था अंग्रेजों के जुबान पर,
वो अब भारत है। वो भारत नहीं बोलता, हिंदुस्तान बोलता है। और तुम कहते हो कि संविधान बचाएगा। बंद करो ये संविधान बचाने का नाटक। तुम कोई संविधान नहीं बचाना चाहते, तुम खुद अपने आप को बचाना चाहते हो। और अपने आप को बचाने के लिए तुम समाज को दांव पे लगा रहे हो। तुम्हें ये पता नहीं है कि समाज क्या चीज होती है। जब मरते हो, जब पैदा होते हो, जब शादी करते हो, जब सारे काम करते हो, तब तुम्हें समाज की जरूरत होती है। और जब समाज को न्याय, समाज को अधिकार दिलाने का मामला आता है तो कांग्रेस और बीजेपी तुम्हारी माँ बाप बन जाती है। समाज जाए भाड़ में, समाज जाए खड्डे में। मैं तो उन लोगों को पूछना चाहता हूं, हमारे देश में हुआ क्या है? हर गांव गली से देश तक, दिल्ली तक, गली से लेके दिल्ली तक हमारे लोगों ने अपना साम्राज्य स्थापित करने का काम किया। अपना साम्राज्य स्थापित करने का काम किया, इसलिए समाज का साम्राज्य स्थापित नहीं हो पाया। समाज का साम्राज्य स्थापित करने के लिए अपने घर को फूंकना पड़ता है, अपने घर को आग लगानी पड़ती है। और अगर समाज का साम्राज्य स्थापित हो गया तो उस फूंके हुए घर की जगह महल भी मिल जाते हैं, अगर समाज का बन गया। इस देश में दुर्भाग्य की बात है कि हर कोई अपना अपना साम्राज्य, अपना अपना घर, अपना अपना पद, अपना अपना पैसा और अपना वजूद बचाना चाहते हैं, समाज नहीं बचाना चाहते। इसलिए मुझे खड़ा होना पड़ा, या इसलिए मुझे समाज के इस आदेश को स्वीकार करना पड़ा। मैं भी मना कर सकता था कि भाई मैं चुनाव नहीं लड़ता, आराम की रोटी खा रहा था, लेकिन समाज ने कहा कि अब तुम्हें लड़ना पड़ेगा। तो मैंने कहा चलो जो भी तकलीफ झेलनी होगी झेलूंगा, मेरा सब कुछ बिक जाएगा लेकिन मैं नहीं बिकूंगा। सब कुछ बिक जाए तो बिक जाए, मैं नहीं बिकूंगा। ये मैंने समाज से वादा किया। मैं दुश्मनों को संदेश देना चाहता हूं आज इस मंच के माध्यम से कि चैन की नींद तो आपने हमारी भी खराब कर दी। चैन से सोने तो तुम हमें भी नहीं दे रहे हो, लेकिन नींदें तो तुम्हारी भी खराब करके रख दी है मैंने। नींदें तो तुम्हारी भी खराब करके रख दी है। एक घंटे में तो रविंद्र जी जीत रहे हैं, दूसरे घंटे में उम्मेदराम जी जीत रहे हैं, तीसरे घंटे में कैलाश जी जीत रहे हैं। नींदें उड़ी हुई, अभी कुछ तय नहीं हो पाया। और अभी हमारे साथी अमर सिंह जी क्या कर गए हैं, अभी 12 दिन पड़े। 12 घंटे में बहुत कुछ बदल जाता है, अभी तो 12 दिन पड़े हैं। और इस सरोवर में, इस नाडी में या इस सरोवर में बूंदें शामिल होती जा रही है, शामिल होती जा रही है, अभी निकल कोई नहीं पा रही। मामला जुड़ रहा है, मामला प्लस होता जा रहा है। और आज मैं उस वर्ग को भी संबोधित करना चाहूंगा जो अपने आप को ओबीसी कहता है, और ओबीसी में भी अपने आप को मूल ओबीसी कहता है। क्योंकि ओबीसी बीसी जो है बैकवर्ड है, इसमें दो है, एक अदर बैकवर्ड क्लास है, एक मोस्ट बैकवर्ड क्लास है, अति पिछड़ा वर्ग, जिसे आज की भाषा में वो लोगों ने मूल ओबीसी भी कहा हुआ। मैं उन लोगों को भी संदेश देना चाहता हूं, क्या आप लोगों ने एक प्रयास किया कि हमारा मूल ओबीसी का भी, एमबीसी का भी आदमी चुन करके पार्लियामेंट में जाए? और आप लोगों ने बड़ी मेहनत करके, पूरी तलाश करके एक योग्य व्यक्ति को लाया, एक योग्य व्यक्ति को लाया। एक डीआईजी आपके मंच से इतना गुर्राता है, एक डीआईजी आपके मंच पर आकर इतना घुर्राता है, तो इनसे आगे 3 पोस्ट या 4 पोस्ट होती है।
डीआईजी से आईजी होता है, आईजी से एडीजीपी होता है और एडीजीपी से फिर डीजीपी होता है। हमारे मूल ओबीसी ने एक काबिल और लायक व्यक्ति को ढूंढ कर लाया जो तमिलनाडु बैच का रिटायर्ड डीजीपी। हमें तो हमारे थानेदार के ऊपर ही फक्र है, थानेदार भी फक्र है हमें कि हमारे समाज में थानेदार है। हमारे मूल ओबीसी के भाइयों ने एक डीजीपी को लाया और डीजीपी को ला करके बीजेपी के सामने रखा, तो बीजेपी ने कहा कि बीजेपी के सामने डीजीपी कुछ नहीं है। मैं 3 महीने घूमा, जहां जहां गया वहां पर मैंने सांगाराम जी के पोस्टर देखे। या तो मेरे छोटे स्टिकर लग रहे थे या फिर उनके बड़े पोस्टर लग रहे थे। मुझे लगा, मैं चलो यार अब की बार तो अच्छा मामला हो रहा है, हम जागृति ला रहे हैं और इसका फायदा सांगाराम जी को मिलेगा। लेकिन मुझे 100% इस बात का पता था कि टिकट मिलने वाला नहीं, टिकट मिलने वाला नहीं है। इसलिए मैंने उन ओबीसी के कार्यकर्ताओं को, मूल ओबीसी कार्यकर्ताओं को संदेश दिया कि डीजीपी साहब को कहो निर्दलीय चुनाव लड़े, मैं उनके लिए एससी और एसटी से भीख मांगूंगा। और एससी एसटी ओबीसी और अगर माइनॉरिटी के लोग हम एक जगह आ गए तो दुनिया की ताकत हमें कभी भी सत्ता से वंचित नहीं कर सकती। हम बारी बारी से राज कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। लेकिन हो सकता है पद में तो बड़े डीजीपी रहे होंगे, लेकिन शायद कलेजे से थोड़े छोटे होंगे। मैंने तो देखा नहीं कलेजा उनका कितना है, लेकिन अनुमान लगा कि जब उनका जवाब आया कि पार्टी टिकट देगी तो लड़ूंगा, पार्टी टिकट नहीं देगी तो नहीं लड़ूंगा, इसका मतलब है कि हमारे मूल ओबीसी के किसी भी डीजीपी में भी इतना दम नहीं है कि वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ सके। शब्दों का षड्यंत्र है ना, निर्दलीय, अरे स्वतंत्र इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होता है वो, उसके लिए हिंदी में शब्द होता है स्वतंत्र, स्वतंत्र उम्मीदवार, लेकिन उन्होंने कर दिया निर्दलीय उम्मीदवार। फिर भी दल को जोड़ रहे हैं, निर है तो दल है। अरे भाई हमारा कोई दल ही नहीं, ये दल है हमारा बैठा हुआ, इतना बड़ा दल है, देख लो, देखना चाहते हो। इसलिए साथियों, किसी के बहकावे में मत आना। जो लोग चाटुकारिता करते हैं, चापलूसी करते हैं, चमचागिरी करते हैं, वो कभी भी आपका भला नहीं कर सकते। उनसे सावधान हो जाना, अलर्ट हो जाना। मैंने तो उनमें से 1-2 को तो उनके घर में जाकर के कह दिया था, मुंह पे कह दिया था। मैं कहा ये दुकानदारी करोगे कहां से, जब माल होगा तब करोगे ना। ये माल तो मैं सब ले जाऊंगा, तुम्हारी दुकान तो खाली कर दूंगा। तुम ही दलाली करोगे किसके आधार पे। अब उनकी समस्या खड़ी हो गई है, वो जाकर बीजेपी और कांग्रेस वालों कहते हैं कि साहब हम आपके साथ हैं, तो कांग्रेस और बीजेपी वाले पूछते आपके साथ कौन है। तो वो बोलते हैं कि समाज हमारे साथ है। तो बोला भगत सिंह सर्कल में कौन बैठा है, इस सभा हाल में कौन बैठा है। भैया आप तुम्हारी दुकान में माल नहीं है, शटर नीचे कर दो, माल छोड़ूंगा नहीं। अरे दावा कर रहा हूं माल तो कांग्रेस और बीजेपी के पास नहीं छोड़ूंगा, तो इन दलालों के पास में क्या रहेगा। संभल जाए और सुधर जाए, अपने आने वाली पीढ़ियों के साथ धोखा करना बंद कर दे, नहीं तो मंचों पर से लोग घसीट घसीट करके नीचे उतारेंगे जब तुम जय भीम का नाम लोगे। अगर भूल से भी जय भीम का नाम ले लिया, ये युवा कॉलर पकड़ के नीचे दे देंगे, घसीट के ले आएंगे। दलाली करने वाले लोग और जय भीम बोलेंगे। बाबा साहब अंबेडकर ने क्यों कहा था, क्यों कहना पड़ा था बाबा साहब अंबेडकर को कि कांग्रेस जलता हुआ घर है। ये मेरे और मेरे बाप के स्टेटमेंट नहीं है, ये स्टेटमेंट हमारे दादे परदादे बाबा साहब अंबेडकर का है। बाबा साहब अंबेडकर ने उस समय कहा था जब कांग्रेस लाचार हो गई थी, कांग्रेस मजबूर हो गई थी कि उनके पास काबिल व्यक्ति नहीं था इस कानून मंत्री, क्योंकि लिखा कानून उन्होंने है तो दूसरा उस पर इंप्लीमेंट कैसे करेगा। इसलिए बाबा साहब अंबेडकर को ऑफर हुआ। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा
मैं तुम्हारी सरकार में शामिल हो सकता हूं, तुम्हारी पार्टी में शामिल नहीं होऊंगा। जिस बाबा साहब अम्बेडकर ने पार्टी की सदस्यता को ठोकर मारी कि मैं तुम्हारी पार्टी का सदस्य नहीं बनूंगा, तुम्हारी सरकार में भागीदारी ले सकता हूं। आज बाबा साहब की जयंतियां मनाने वाले और जय भीम करने वाले, अभी से तैयारियां करने वाले, कल परसों टेंट लगा करके 14 तारीख को बड़े बड़े नारे लगाने वाले बाबा साहब के उस कथन को भूल जाते हैं कि बाबा साहब ने कहा था कांग्रेस जलता हुआ घर है। अगर कांग्रेस जलता हुआ घर है और उसमें कूदोगे तो कपड़े भी जलेंगे और चमड़े भी जलेंगे। शायद हमारे लोगों से यही भूल हुई कि आज कपड़े भी जल रहे हैं और चेहरे भी जल रहे हैं। सावधान हो जाओ, अलर्ट हो जाओ, ये जान लो कि आरएलपी अगर जाटों की पार्टी हो सकती है, बीजेपी अगर राजकुमार रोध भील की पार्टी हो सकती है, बीटीपी अगर वसावा परिवार की आदिवासी पार्टी हो सकती है, लालू प्रसाद यादव की पार्टी यादवों की पार्टी हो सकती है, मुलायम सिंह यादव की पार्टी यादवों की पार्टी हो सकती है, नीतीश कुमार की पार्टी कुर्मियों की पार्टी हो सकती है, शरद यादव की पार्टी को मराठों की पार्टी हो सकती है। तो मैं पूछना चाहता हूं, ये कांग्रेस और बीजेपी किसकी पार्टी है? किसकी पार्टी है? क्योंकि वहां राजपूत भी टिकट मांगने की लाइन में खड़ा रहता है, जाट भी टिकट मांगने की लाइन में खड़ा रहता है, वहां पर विश्नोई भी टिकट मांगने की लाइन में खड़ा होता है, माली भी टिकट ना मांगने की लाइन में खड़ा होता है। तो आखिर है किसकी? ये जब तक नहीं समझोगे तब तक तुम्हारी समस्याओं का समाधान नहीं हो। मैं आपसे ही वादा करता हूं, मैं समस्या में पड़ चुका हूं। पहले थोड़ा कम था, अभी ज्यादा पड़ गया। अभी मैंने खतरा ज्यादा मोल ले लिया। मुझे लोग कहने लग गए हैं कि अपनी सुरक्षा बढ़ाओ। मेरे पास संदेश आने शुरू हो गए, गनमैन रख लो। मैंने कहा अगर उसी ने मार दी तो बोला कैसे मार सकता है? मैं कहा इंदिरा गांधी से पूछूं। लेकिन ये बात सत्य है कि अब जब तक मैंने पॉलिटिक्स में कदम नहीं रखा था, राजनीति में कदम नहीं रखा था, तब तक मेरा खतरा थोड़ा कम था। ठीक है, मंचों पर बोल रहा है, बकवास करके चला जाएगा, हम मीडिया वाले इसको दिखाएंगे नहीं, हाईलाइट करेंगे नहीं, क्या होगा। लेकिन अब जब मैं राजनीति में आ गया हूं, यानी कि जनसेवा में आ गया हूं, तो मेरा खतरा बढ़ गया है। मेरा खतरा बढ़ गया है, उसकी मुझे परवाह नहीं है। लेकिन मेरे समाज को खतरे से निकालूंगा, ये मेरे जीवन का पहला लक्ष्य होगा। मेरे समाज को खतरे से बाहर निकालूंगा। एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी को अपने हक और अधिकार दिलाऊंगा, उन अधिकारों के लिए लड़ूंगा। आप लोग सोच रहे होंगे मेरे पास में इतना बड़ा खर्चा नहीं है, और चुनाव आयोग भी नजर बनाए हुए हैं, और बनाए तो बनाए, लेकिन हमारे पास तो 2 नंबर का है नहीं। हम तो कोई तस्कर है नहीं, हमारे पास कहां से पैसा है? वरना शायद मैं 250 कैंडिडेटों को यहां ले आता, जैसे आज डीजीपी साहब को यहां लाया। ये डीआईजी साहब जो आए थे, ये भी जालोर सिरोही से चुनाव लड़ रहे हैं, और मुझे याद आ गया है, इसलिए जालोर के भी साथी कुछ यहाँ आए हुए हैं। मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि आप उनका जो है उनको मजबूत करिए। वहां यहाँ एससी के लोग मेरे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। बाड़मेर, जैसलमेर के अंदर, बालोतरा के अंदर एससी के लोग मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। मैं आदिवासी भाइयों से, सिरोही और जालोर वालों से अनुरोध करता हूं कि वे ओटाराम जी मेघवाल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। हार और जीत की परवाह ना करें, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करें। वहां एससी और एसटी और यहां एससी और एसटी, ये तो मेरी मनोकामना पूरी हुई। मैंने बीजेपी पार्टी तक संदेश भेजा था कि अगर जालोर में किसी मेघवाल को टिकट दे दे तो वहां से मेघवाल और यहां से भील एससी और एसटी माना जाए,
तो वहां पर एससी के बंदे को एसटी के लोग सपोर्ट करेंगे और यहाँ मुझे एससी के लोग सपोर्ट करेंगे। जब हम एससी और एसटी वाले एक मंच पे आ जाएंगे, एक जाजम पे आ जाएंगे, तो ओबीसी और माइनॉरिटी हमारा बड़ा भाई हमें प्यार और लाड करते हुए आ जाएगा। उस घर में मेहमान ज्यादा आते हैं, उस घर में रिश्तेदार ज्यादा आते हैं जहां भाइयों में प्रेम होता है। भाइयों में अगर झगड़ा हो, भाइयों में झगड़ा हो तो रिश्तेदार भी किन्नी काट देते हैं, यार कहाँ जाएंगे, उसके घर जाएंगे तो वो नाराज होगा, और उसके घर जाएंगे तो वो नाराज होगा। जहाँ भाइयों का प्रेम होता है वहां पर मेहमानों की भी भीड़ उमड़ती है। अगर हम एससी और एसटी के लोग एक जाजम पे आ गए तो हमारे भाई ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग भी हमारे साथ में आ जाएंगे। ये बात उनसे हो चुकी है, उनके बड़े बड़े लीडर से हो चुकी है। लेकिन हमारा दुश्मन भी कम चालाक नहीं, उसने हमारे एससी और एसटी को आपस में सदियों तक नहीं बैठने का प्लान कर लिया और उसका इंप्लीमेंट इस चुनाव में किया। एक ही दिन में 2 मीटिंगें, एक एससी एसटी बीजेपी को समर्थन दे रही, दूसरा एससी एसटी उसी शहर में अलग पंडाल लगाकर कांग्रेस को समर्थन दे रहा। और जब दोनों ने कांग्रेस और बीजेपी को समर्थन दे दिया तो शाम को कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पे लिखा कि चलो भाई कांग्रेस वाले कांग्रेस में चले गए, बीजेपी वाले बीजेपी में चले गए, लेकिन समाज तो समाज के साथ चला जाए, समाज तो समाज के साथ जाएगा। उन दलालों को कड़ा झटका दे दिया। इसलिए साथियों, हिम्मत हारने की जरूरत नहीं, ये जंग है, इस जंग में हम उतरे हैं। अगर हम जंग में उतरे हैं तो अगर हम निराश हुए तो निश्चित तौर पे हारेंगे, और अगर हमारे हौसले बुलंद रहे तो दुनिया की कोई ताकत हमें हरा नहीं सकती। अभी तो 15-20 दिन पड़े, अभी इन 15 दिनों के अंदर बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ किया जा सकता है। बस आप लोगों को हाथ जोड़ करके विनती करनी है अपने ओबीसी भाइयों से, अपने मुस्लिम भाइयों से, भीलों को अपने एससी भाइयों से, एससी के लोगों को निकल करके अपने ओबीसी भाइयों से कि यार एक बार हम लोग आपस में मिल करके देखते हैं। ये सत्ता परिवर्तन यहाँ नहीं, पूरे देश के अंदर 250 सीटों को हम प्रभावित कर रहे हैं, 250 सीटों को प्रभावित कर रहे हैं। और गारंटी के साथ कहता हूं कि 100 लोगों को चुनवा करके हम भेजेंगे, 100 लोग पार्लियामेंट में जाएंगे। मैं ना जाऊं लेकिन 100 दूसरे जरूर जाएंगे। अरे आपके इस बालोतरा से हमने एक नारा दिया था, अब की बार निर्दलीय सरकार, और राजस्थान की विधानसभा में 12 निर्दलीय चुन करके आ गए, 2 तो आपके यहीं से गए। अब भले ही घर वापसी में चले गए हो, एक तो गया, एक अपने रियल घर में चला गया। लेकिन जो भी हुआ, निर्दलीय जीते कि नहीं जीते? लोग कहते टिकट के बिना चुनाव लड़ ही नहीं सकते, मैं कह रहा हूं टिकट के बिना जीत भी गए। ये फॉर्मूला है, ये दिया जा सकता है, ये समाज के ऊपर है। मुझे टिकट देने वाले ये लोग, तो जिन्होंने टिकट दिया है वो मुझे वोट भी देंगे, वोट देंगे भी और दिलाएंगे भी, ये मुझे भरोसा है। और अगर वोट देंगे और दिलाएंगे तो दुनिया की कोई ताकत मुझे हरा नहीं सकती, कोई नहीं हरा सकती। इसलिए आप लोग जाकर के, कल सुबह से हमारा प्रोग्राम शुरू है, ये आज की रैली खत्म हुई है बालोतरा जिले की। कल मॉर्निंग में 9 बजे का टाइम है, थानेदार साहब को पता है। हमने रूट बनाया है, हम 5 से 6 दिन बाड़मेर जिले के हर ब्लॉक और गांव तक जाने का, हर पंचायत तक जाने का हमने रूट चार्ट बना दिया है। कल सुबह 9 बजे से ही हम रवाना हो जाएंगे। हम बैठने वाले नहीं हैं, चैन से सोने वाले नहीं हैं। अब ये जंग हम जीत करके रहेंगे। इस जंग में आप मेरा हौसला बढ़ाने के लिए बार बार मेरे निवेदन पर सिंदरी, बाड़मेर, बालोतरा में, सिवाना में, कहीं भी बुलाया, आप लोग हर हालत में आप मेरे साथ में खड़े हुए
इससे मेरा हौसला बुलंद हुआ और आज मेरे हौसले बुलंद होने की वजह से दुश्मन के हौसले पस्त हो रहे हैं, उनके अंदर खतरा बढ़ रहा है। ये खतरा हमें लगातार बढ़ाए रखना है, लगातार बढ़ाए रखना है। आप इसी तरीके से मेरा 26 तारीख की शाम 5 बजे तक साथ देंगे, इसी उम्मीद और आशा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। शेष जो बचे हुए हमारे वक्तागण हैं, अगर 2-2 मिनट 1-1 मिनट के लिए बुलाएं तो आप हैं? हाँ, एक बात कह करके मैं अपील करूंगा कि जो भी वक्ता हैं उनकी आप बात सुन करके जाएं, ताकि आपका भी हौसला बढ़े। कहाँ कहाँ से लोग हमें समर्थन कर रहे हैं। मैं अपना दुख, अपना दर्द जो कुछ सुना दिया, लेकिन ओरिजिनल बात जो कहनी थी, जिसके लिए मंच में बुलाया इन्होंने, वो तो कही नहीं मैंने। कल तुम तो कह दो कि वोट तो तुमने मांगा ही नहीं, और वोट दे 1 घंटे के भाषण में वोट मांगा ही नहीं मैंने। तो आखिर मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि भारत के चुनाव आयोग ने मुझे एक निर्दलीय उम्मीदवार की मान्यता दी है, और मुझे भारतीय चुनाव आयोग ने अलमारी का चुनाव चिन्ह मुझे प्रदान किया है, और जिसका बैलेट नंबर 5 है। तो आप लोग भारतीय संविधान को बचाने के लिए, अपने वजूद और अस्तित्व को बचाने के लिए, अपने मान सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए, अपने जमीर को जिंदा रखने के लिए 26 तारीख को 5 नंबर बैलेट पर अलमारी का बटन दबा करके मुझे साथ सहयोग करें, इसी उम्मीद और आशा के साथ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों से।